Okay. Hello students, is it now audible and visible? Okay, I think I am visible and audible to you now. So there was some technical issue from my end. Prateek, Karina, can you please confirm it to me once that I am audible and visible? Yeah. Good evening. Okay, thank you Krish, thank you Prateek. Okay, so last class we have discussed about the detailed structure of this cilia and flagella. I hope this was clear to you. And we have started with centrosome और centrosome का अपन ने एक introduction ले लिया था, है ना? तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई डाउट होगा. कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दो, अपन उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे. अवनी, आपका एंडोसिम्बाइन थ्योरी में जो भी कंफ्यूजन है उसको आज अपन क्लास खत्म होने पर जरूर डिस्कस करके उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हो सकता है आज मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए बिकॉज मैं सेल चैप्टर आज फिनिश करूंगी और नेक्स्ट क्लास में 100% अपन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. जो ईएलपी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी उससे स्टार्ट करेंगे. ईएलपी 2 जो मैंने बनाई है वो, फिर पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्लास में अपन सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और अगर आपने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं सेल चैप्टर के और जो आपके गलत हो गए हैं तो वो भी आप उस दिन कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो उसको भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. हाँ मैम, हाउ टू रिवाइज बायोलॉजी, इसका आंसर मैंने आपको किया था, मैं आपको फिर बता देती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, दैट हाउ टू रिवाइज बायो थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू रीडिंग नोट्स. इट इज कंप्लीटली अप टू यू. बट इनिशियली क्योंकि आप अभी नया नया एकदम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, स्कूल से बियॉन्ड लेवल पर जाकर आप पढ़ रहे हो, तो अभी इंपॉर्टेंट है कि जितनी बार नोट्स पढ़ सकते हो नोट्स पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो. दिस इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड टेक्निक ऑफ स्टडी. ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करेंगे द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल. सो सेंट्रोसोम बेसिकली एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, it is present only in animal cell, absent in plant cell. It helps in the process of cell division. Each centrosome consists of 2 centriole which are present at 90 degrees to each other. यहां तक अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी. कृष्ण, मैंने स्फेरोसोम्स पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, है ना. स्फेरोसोम्स आर लाइजोसोम्स ऑफ द प्लांट सेल. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं जहां पर मैंने माइक्रोबॉडीज पढ़ाई थी, तो आप वहां से एक बार इसे देख सकते हो. ठीक है, चलो अब अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से सेंट्रोसोम का एक स्ट्रक्चर होता है. यहां पर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. एंड अराउंड दी सेंट्रियोल इज प्रेजेंट व्हाट, यहां पर प्रेजेंट है सेंट्रोस्फियर एंड दिस इज द सेंट्रियोल एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. ठीक है, क्लियर है यहां तक. अवनी, क्वेश्चन की कौन सी बुक करनी है वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक, चलो अब अपन देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. स्ट्रक्चर देखते हैं. The structure shows 9+0 अरेंजमेंट. जो स्ट्रक्चर है वो शो करता है 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है और सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एब्सेंट है, वो होगा ही नहीं. देयरफॉर द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+0. ठीक है, लिख देते हैं यहां पर.
9 microtubules are present at periphery and no microtubules at the center. ठीक है, अब ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ट्रूमैन में टॉपिक है ये, ठीक है, ट्रूमैन में टॉपिक है बेटा ये। अब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन अ ट्रिपलेट फैशन। ये कैसे प्रेजेंट है? ये ट्रिपलेट मैनर में प्रेजेंट है। ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है पेरीफेरी पे। किस तरीके से प्रेजेंट है देखो, so we have A microtubule, then we have B microtubule and we have C microtubule. So इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल का एक ट्रिपलेट प्रेजेंट है। So this is A microtubule, this is B microtubule and this is C microtubule। ठीक है, A microtubule के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, B माइक्रोफिलामेंट के पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स है एंड C के पास भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट अप टिल हियर? अब इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, मेरे साथ साथ बनाते जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। लेबलिंग सारी एक साथ करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें और बेसल ग्रैन्यूल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो द सेंट्रल रीजन डज नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रल रीजन के पास कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज द हब। इस एरिया को क्या कहा जाता है? दिस एरिया इज कॉल्ड एज द हब एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन। बट यहां पर कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है। वी हैव 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड एट द पेरीफेरी और ये कैसे हैं? ये ट्रिपलेट पैटर्न में प्रेजेंट है। तो एक बार मार्किंग कर लेते हैं, फिर अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहां बना देते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अब सबसे पहले ए माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। सो ए माइक्रोट्यूब्यूल, सारे ए माइक्रोट्यूब्यूल बना लो आप भी जल्दी जल्दी, विच हैज 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है, आप थोड़ा परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश करना। देन वी हैव बी which has 10 protofilaments, ठीक है। देन वी हैव सी, इसके पास भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अफजल एमबी सर के सेशंस का टाइम टेबल आ जाता है आई गेस ग्रुप पे, इसी ओलंपियाड कॉर्नर पे,
तो वहां से आप कोरिलेट कर लेना, ठीक है, कि एमबी सर के सेशंस कहां पर है ना, आपको पता चल जाएगा और मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, ठीक, वेलकम। चलो अब जोड़ते हैं नाउ। जैसे कि सीलिया फ्लैजिला के केस में, सीलिया फ्लैजिला के केस में ए बी लिंकर्स प्रेजेंट थे, यहां पर भी ए माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड होएगा सी माइक्रोट्यूब्यूल से विद द हेल्प ऑफ अ लिंकर विच इज कॉल्ड एज एसी लिंकर। तो इनको जोड़ दो, ए को सी से, ए को सी से, ए को सी से, ए को सी से, ए विथ सी, ए विथ सी, ए विथ सी, A with C and A with C. So this is how the linkers are formed. यहां तक समझ में आ गया? So इस तरह से कोई अरेंजमेंट आएगा। आपका डायग्राम मेरे से बेटर बनना चाहिए क्योंकि आप कॉपी पे बना रहे हो और रब कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखो, पहले समझ लो, उसके बाद आई विल गिव टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम। अब देखो, इस A से एक प्रोटीन निकल रहा है, डेंस प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज X, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज नोन एज X, ठीक है। तो A माइक्रोट्यूब्यूल से सेंटर की तरफ एक डेंस प्रोटीन निकल रहा है विच इज कॉल्ड एज X, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? एग्जैक्टली AC लिंकर से भी एक प्रोटीन निकल रहा है Y, यहां से भी एक प्रोटीन निकल रहा है Y। तो ऐसे निकाल दो इसको, ये सब डेंस प्रोटीन है, निकाल दिया। कोई डाउट? यहां तक बन गया आप सबका डायग्राम? चलो अब क्या है यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो X और Y है ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ देते हैं। जुड़ गए ये, ठीक। अब लास्ट पार्ट इसमें अपने को क्या ड्रॉ करना है कि फ्रॉम द X, इस X से जो कि A माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर प्रेजेंट है, वहां से एक डेंस प्रोटीन निकल रहा है, जो कि सेंट्रल हब तक एक्सटेंड कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंट्रियोल। इसकी मार्किंग्स कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको यहां पर कोई डाउट होगा। दिस इज A माइक्रोट्यूब्यूल, B माइक्रोट्यूब्यूल, C माइक्रोट्यूब्यूल, A B C, A B C, A B C, ठीक है, ये यहां पे हो गया। इसके बाद आप यहां पर लिखो दिस इज योर AC लिंकर। ये क्या है? AC लिंकर है। What is emerging from the A microtubule is X protein and what is emerging from the AC linker is the Y. What is emerging from the X is called as the radial spoke. इसको क्या कहा जाता है? Radial spoke कहा जाता है। So this is the entire cross section of the centriole. So this is like this. इस appearance को 11th NCERT बोलती है it almost looks like a cartwheel. ये कैसा लगता है? एक कार्ट व्हील के जैसा लगता है और यही आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। यहां तक समझ में आ गया? चमक गया? यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। प्रतीक, अवनी, क्रिश, करीना, कोई भी यहां तक अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। चमक गया? ठीक है, अवनी वेरी गुड। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ इस तरीके से, ये जो मैं रेड से बना रही हूं, विजिबल है रेड से, कुछ प्रोटीनेशियस रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ प्रोटीनेशियस रीजन्स प्रेजेंट है एंड दीज प्रोटीनेशियस रीजन्स आर कॉल्ड एज MTOC. They are called as MTOC. MTOC stands for microtubule organizing
center. It is called as MTOC, that is microtubule organizing center, and this is basically responsible for the formation of spindle fibers, aster rays during the cell division process. जब सेल का डिवीजन होता है और सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, तो उन ऑपोजिट पोल से सेंट्रियोल से, ठीक है, एस्टर रेज निकलती हैं, दैट इज बेसिकली अ जिलेशन ऑफ प्रोटीन. तो उन एस्टर रेज की फॉर्मेशन के लिए और साथ साथ में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के लिए ये जो सेंटर्स मैंने यहाँ बनाए हैं विच इज कॉल्ड एज MTOC, ये बेसिकली उन स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रेज की फॉर्मेशन में मदद करते हैं. क्या ये पॉइंट यहाँ तक चमक गया है, समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो यहीं पर. डायग्राम बना लिया सबने? डायग्राम बना लिया सबने? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि यहां पर फिर ऑर्गेनेल्स वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यूक्लियस. चमक गया सबको? सबको चमक गया? अच्छा, कृष्ण ने भी बल्ब जलाए हैं. ठीक है, प्रतीक, कृष, अवनी आगे चले, करीना चले आगे. ओके, अफजल आप भी हैं? चलो, सो दिस इज डन. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज 9+0 अरेंजमेंट. ठीक है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर आपको किसका देखने के लिए मिलेगा? द सेम स्ट्रक्चर इज ऑफ बेसल ग्रैन्यूल ऑल्सो. जैसे सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंसेस हैं, बट अगर हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो इंटरनल स्ट्रक्चर उनका सेम है ना? एग्जैक्टली वैसे ही अगर अपन सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल के बीच में डिफरेंसेस देखें तो उनमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं. बट अगर मैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है. दैट मीन बेसल ग्रैन्यूल का भी इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है? 9+0 है. नाउ व्हाट इज दिस बेसल ग्रैन्यूल? बेसल ग्रैन्यूल वो पार्ट है जहां से सीलिया और फ्लैजिला जो है वो इमर्ज आउट होते हैं. तो उस इमर्जेंस पर जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है और उस पॉइंट को हम बेसल ग्रैन्यूल बोलते हैं. क्लियर है? अच्छा आशिम, अगर बैकलॉग हो गया है तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि किस किस क्लास के कौन कौन से टॉपिक्स छूटे हैं, है ना? और एक दिन फिक्स कर लो कि आज बायो कंप्लीट करूंगा, तो सुबह से लेकर आप आई थिंक 1.5 घंटे की क्लास होती है बेटा. तो अगर आप 9 बजे से देखना स्टार्ट करोगे तो मुझे लगता है 12 बजे तक खत्म कर दोगे. फिर रेस्ट करो 2-2.5 घंटा, उसके बाद फिजिक्स उठा लो. तो आपका एक दिन में बायो और फिजिक्स का एटलीस्ट लेक्चर वॉचिंग कंप्लीट हो जाएगी. देन डू इट विद केमिस्ट्री. ऐसे 2 दिन में लेक्चर वॉचिंग खत्म करो और उसके बाद धीरे धीरे करके पढ़ाई करना स्टार्ट करो. बट अरे रे 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 अफजल, तू मेरे लेक्चर्स देख ले अभी. अफजल आप क्या कर रहे हो पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं आपको बताती हूं. आगे चले अपन. बेसल ग्रैन्यूल में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेसल ग्रैन्यूल? चले, सो इसका बेसल ग्रैन्यूल का और सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है. 9+0 अरेंजमेंट है. बेसल ग्रैन्यूल वो पार्ट है जहां से सीलिया और फ्लैजिला इमर्ज होते हैं. ठीक है, क्लियर? चलो, अब अपन बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस. हिंदी में इसे बोलते हैं केंद्रक. हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज केंद्रक, और इट इज कॉल्ड एज द headquarter of the cell. Now the detailed structure of the nucleus was studied by a scientist known as Robert Brown. तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिटेल में न्यूक्लियस की स्टडी करी थी, और अपन भी बहुत डिटेल में न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे. तसल्ली से सारी चीजें देखेंगे. गेट से अब हमारा अगला मुकाबला न्यूक्लियस के साथ, बस आखिरी मुकाबला है ये, इसके बाद सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक, चलो अब न्यूक्लियस के बेसिस पर जो सेल है वो बहुत सारी चीजों में क्लासिफाइड होता है, उसको स्टडी करते हैं.
तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उसके हिसाब से सेल हो सकता है। पहला, इट कुड बी ई न्यूक्लिएट। ई न्यूक्लिएट का मतलब है नो न्यूक्लियस, ठीक है। ई न्यूक्लिएट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एकैरियन, ठीक है। नो न्यूक्लियस एग्जाम्पल पूरे सेल चैप्टर में एक एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए हैं अपन, आरबीसी ऑफ मेमेलियन सेल, ठीक है। और अगर बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है तो आप ऐसे लिखो, मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मेमेलियन सेल, सीव ट्यूब एंड ऑल्सो प्लेटलेट्स। तो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं, प्लेटलेट्स तो वैसे फॉल्स सेल्स होते हैं, ठीक है, बट ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सेल्स को हम ई न्यूक्लिएट या एकैरियोटिक, एकैरियन सेल्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बाइकैरियन या बाइन्यूक्लिएट सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके पास टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक साइज में बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस, एक साइज में छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वेयरएज जो मेगा न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? चलो पानी पी लो सब अब। फिर है मल्टी कैरियन। मल्टी कैरियन का मतलब होता है मोर देन टू न्यूक्लियस, ठीक है। लोभी आदमी जिसके पास दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस है वो मल्टी कैरियन। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले यहां पर मल्टी कैरियन कंडीशन के लिए ना 11th एनसीईआरटी भी और साथ साथ में जितनी भी हायर लेवल की बुक्स है वो दो टर्म्स देती है। पहला टर्म है सिनोसिटिक और एक दूसरा टर्म है सिंशियम। सिनोसिटिक और सिंशियम दोनों ही टर्म्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिनके पास दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कैरियन। और मल्टी कैरियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो टर्म्स यूज करते हैं, सिनोसिटिक और सिंशियम। अब यहां पर जनरली सिनोसिटिक वर्ड जो है वो प्लांट्स और फंगस के केस में यूज होता है जनरली, और सिंशियम जो है वो एनिमल्स के केस में यूज होता है। बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कोई पाप लग जाएगा आपको कि अगर आप बोल दोगे कि फंगस सिंशियम है या आप बोल दोगे कि राउंडवर्म सिनोसिटिक है। इंटर कन्वर्टेबल टर्म्स है, बट जनरली सिनोसिटिक वर्ड जो है वो हम प्लांट्स और फंजाई के लिए यूज करते हैं, और सिंशियम वर्ड जो है वो हम जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो सिनोसिटिक कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे फंजाई के केस में या फिर एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट के केस में। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो राउंड वर्म्स के केस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं on the basis of पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से न्यूक्लियस या तो सेंट्रल है या पेरिफेरल है, ठीक है, या फिर बेसल है। सेंट्रल मतलब सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, पेरिफेरल का मतलब हो गया सेंटर से हटा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है,
और बेसल का मतलब हो गया कि बेस के पास है, इस तरीके से। तो सेंट्रल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है एनिमल सेल, यहां पर न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल जनरली प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं और साथ साथ में एडिपोसाइट्स के लिए भी यूज करते हैं। एडिपोसाइट का मतलब वो सेल्स जो फैट का स्टोरेज करते, दे आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। तो उन सेल्स में कुछ इस तरीके से बड़ा फैट ग्लोब्यूल यहां प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइडवेज शिफ्ट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल न्यूक्लियस। बेसल मतलब बेस के पास प्रेजेंट है, दिस इज सीन इन केस ऑफ columnar epithelium. So this is on the basis of position. Clear? Clear है यहां तक? Next देखते हैं। On the basis of shape. सबसे कॉमन शेप जो है वो स्फेरिकल है ना, ऐसा होता है। ओवल भी देखने के लिए मिलता है। ये कौन है, इसको आइडेंटिफाई करो, पहचान कौन सीरीज, ये कौन है? ओके प्रतीक, थैंक यू। ये कौन है, इसको पहचानो। बाइलोब न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, फिर ट्राइलोब्ड होता है इस तरीके से, मल्टीलोब्ड होता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूट्रोफिल एंड दीज आर ऑल्सो सीन इन केस ऑफ WBC। हाँ, स्पिंडल, ये है हमारी स्मूथ मसल, ये है हमारी स्मूथ मसल। तो इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो कैसा होता है, ओवल होता है। ठीक है, एक और लिख लो, हॉर्स शू शेप। ठीक है, सपोज ये सेल है तो इसके अंदर इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज मेनली सीन इन केस ऑफ मोनोसाइट। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड मसल्स जो होती है ना बेटा, वो उसको स्मूथ मसल कहते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, तो उसके हिसाब से सेल का जो टाइप है वो चेंज होता रहता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ वी विल, क्रिश गुड इवनिंग। क्या लिखा है सुमित? हाँ, कॉलुमनार शेप है बेटा, ये कॉलुमनार, मैं लिख दूं? कॉलुमनार तो इधर था, ये मैंने लिखा हुआ है कॉलुमनार एपिथेलियम, है ना, पिलर शेप्ड सेल्स। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? लिख तो दिया अपनी मैंने सारा। कॉलुमनार कहां प्रेजेंट होता है बेटा? कॉलुमनार अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब जगह कॉलुमनार एपिथेलियम ही प्रेजेंट है। ट्रेकिया में कॉलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओके सुमित, क्लियर? आगे चले, अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इसके ऊपर से क्वेश्चन आया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के ऊपर से क्वेश्चन आया है, तो उसको अब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मार्किंग करते हैं और फिर एक एक पार्ट को अपन डिटेल में लेंगे। ठीक, ठीक है। ये तो जादू का मुंह लग रहा है, एक सेकेंड रुको, डायग्राम अच्छा होना चाहिए। तो जादू का मुंह नहीं लग रहा था?
अब ठीक है ना, अब थोड़ा सर्कल है। चलो, अब न्यूक्लियस की सबसे खास बात क्या होती है कि न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन, हाईलाइट ऑफ द क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी क्या बोलती हूं मैं, इधर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो, तो न्यूक्लियस की सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपन भी इसकी दो मेम्ब्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज, एक बात याद हाँ एक बात याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। टुगेदर दे form nuclear envelope which is also called as karyotheca, nuclear envelope, और it is also called as karyotheca। अब इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, इनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। मैं सिर्फ और सिर्फ मार्किंग्स कर रही हूं यहां पर, सबके बारे में डिटेल्ड बात करूंगी एक एक पार्ट को लेकर। ठीक, अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तारे जमीन पर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक राउंडेड मास प्रेजेंट है एंड दिस राउंडेड स्फेरिकल मास इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसके चारों तरफ इस तरह से काफी सारे उलझे हुए धागे पड़े हुए रहते हैं एंड दीज उलझे हुए धागे आर कॉल्ड एज, they are called as chromatin threads, they are called as chromatin threads। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूक्लियस, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane, together they are called as nuclear envelope or they are called as karyotheca। इस स्पेस को अगर मार्क करें तो दिस इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो कैरियोथीका या न्यूक्लियर एनवेलप है ये एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, इसके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है, दोस पोर्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक राउंडेड डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर अपन इसको ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो मेरी बात, समझेंगे इधर। ठीक है, तो ये आउटर पार्ट है और ये, रिजॉल्व करते हैं इशू को 1 सेकेंड।
ओके, नाउ इज इट फाइन? नाउ इज इट फाइन? प्लीज लेट मी नो. मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मुझे पता चल गया था लैग इशू है. ओके लेट मी प्लीज नो, इज इट फाइन नाउ? लैग इशू ठीक है? Okay, am I now audible and visible to all of you? Okay. One second, one second. मैं पढ़ा. ओके, चलो देखते हैं, फिर मुझे बताना अगर लैग करता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना दैट इट इज लैगिंग. ओके ओके, नाउ दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या अटैच्ड होते हैं? उसके ऊपर हमेशा राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे. ये अपन ने जब राइबोसोम्स पढ़े थे तब भी मैंने ये पॉइंट बताया था आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे जब अपन ने राइबोसोम्स डिस्कस किया था तब भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर हमेशा राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड राइबोसोम. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, यहां पर नोट्स बनाते चले जाएंगे. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल हैव राइबोसोम्स attached to it. It will have ribosomes attached to it. Okay, lag हो रहा है अभी भी? Is it lagging? रिपीट कर देती हूं मैं, उसमें इशू नहीं है, बट इज इट लैगिंग? ओके, इट इज फाइन नाउ? ठीक है ठीक है, पॉइंट रिपीट कर लेते हैं. पॉइंट रिपीट करने का इशू नहीं है, बस लैग नहीं होना चाहिए. सो वी वर टॉकिंग एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि ये आउटर है और इनर है बिकॉज ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. तो व्हेन वी टॉक ऑफ द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या अटैच्ड होंगे? राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे एंड इन राइबोसोम्स को हम फिक्स्ड राइबोसोम बोलते हैं. और ये पार्ट अपन जब राइबोसोम्स पढ़ रहे थे तब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अभी ठीक है सारा? लैग नहीं है ना? ठीक है. अब आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड है, इनर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. इनर सरफेस डज नॉट हैव राइबोसोम्स. पर इस इनर सरफेस पर यहां पर इस तरीके से फिब्रिलर प्रोटीन प्रेजेंट है. इनर सरफेस पर फिब्रिलर प्रोटीन प्रेजेंट है और ये फिब्रिलर प्रोटीन जो है ये इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है. सो इट has fibrillar protein which gives support to the inner membrane. ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे. यहां पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं दैट इज ऑन द आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर यहां पर फिब्रिलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन को क्या देता है? सपोर्ट इंपार्ट करता है. ठीक है,
आगे चलते हैं और बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियर, बात करते हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में। ठीक, सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, this is the nuclear membrane and this is called as the nuclear pore. अफजल मैं बता दूंगी एमबी सर और राहुल मिश्रा सर का वीडियो अपलोड कब होगा, आई थिंक एडवांस होना चाहिए, फिर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में सर से पूछ के बता दूंगी कि उनका नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, ठीक है, जब तक आप पढ़ लो। अब नाउ दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो है वो ऐसा कोई ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली अ पोर कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या है, एक पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और इस एरिया पर इस तरीके से एन्यूल प्रेजेंट है, बेसिकली प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एन्यूल। ठीक है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, उसके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है, उन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं बच्चों, ये कोई ऐसे खाली जगह नहीं है ना, इट इज नॉट बेसिकली अ एम्प्टी स्पेस की ये ऐसे मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एक छेद है तो यहाँ से कुछ भी आना जाना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इस न्यूक्लियर पोर को बेसिकली इट इज अ पोर कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर एन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किसके बने हुए, प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द एन्यूल। अब इस एन्यूल के अंदर, यहां ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात है, इस एन्यूल में यहां पर ऐसे एक सेंट्रल ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और इस सेंट्रल ट्यूब्यूल के आसपास 8 छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये एक सेंट्रल ट्यूब्यूल एन्यूल के अंदर और इसके आसपास ऐसे इसके आसपास, इसके चारों तरफ 8 छोटे छोटे सिलेंडर्स या ट्यूब्स प्रेजेंट है और ये बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन के फिब्रिल्स हैं। सो आप इसको ध्यान से समझो। मोहम्मद अफजल, मैं आपको आज ये वचन देती हूं, है ना, कि मुझे जैसे ही पता चले, अभी मैं लाइव क्लास के बीच में तो उनसे पूछ के आपको नहीं बता सकती ना बेटा, तो जैसे ही मेरी लाइव क्लास खत्म होगी मैं एमबी सर से और राहुल मिश्रा सर से, जिससे भी मैं कांटेक्ट कर पाऊंगी या जैसे भी मैं पता लगा पाऊंगी, मैं आपको पता लगाकर जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये चीज मेंशन कर दूंगी कि उनका लेक्चर कब अपलोड होगा। और अभी आप बायो पढ़ लो, अगर आपको बायो पढ़नी है और आप जेई के स्टूडेंट हो तो आप आराम से जाके अपने पीसीएम पे कंसंट्रेट करो, है ना, मैं आपको जरूर बता दूंगी, आप टेंशन मत लो। अब यहां पर देखो, ये एन्यूल है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है। अब इस न्यूक्लियर पोर पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के चैनल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज एन्यूल। अब ये एन्यूल क्या है, एक बड़ा खाली सिलेंडर है ना, बड़ा खाली सिलेंडर है और उस बड़े खाली सिलेंडर के अंदर 9 सिलेंडर्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, जिसमें से एक सिलेंडर सेंटर में बड़ा है और बाकी 8 उसके चारों तरफ प्रेजेंट है एंड दे आर स्मॉल cylinders और small tubules और basically they are protein fibrils। So total 9 tubules present है, जिसमें से एक central बड़ा tubule है और उसके आसपास 8 tubules जो हैं वो छोटे छोटे उसको सराउंड करे हुए हैं। So this structure is known as the pore complex। तो nuclear pore जो है with the presence of this annule is regarded as a pore कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात यहां पर समझ में आई? तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट विल टेक प्लेस थ्रू दीज स्मॉल ट्यूब्यूल्स। जो यहां पर ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, एक सेंटर में हो गया और बाकी सारे उसके चारों तरफ हो गए, तो एक सेंटर में और 8 उसके चारों तरफ, तो 9 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसकी मदद से यहां पर
ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड दिस न्यूक्लियर पोर इज रिगार्डेड एज द पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज क्लियर। न्यूक्लियर पोर क्लियर है? तो न्यूक्लियर पोर कोई खाली जगह नहीं है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है, बेसिकली एन्यूल प्रेजेंट है, और उस एन्यूल के अंदर 9 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन के फिब्रिल्स प्रेजेंट है, जिसमें एक सेंटर में है और बाकी 8 उसके आसपास प्रेजेंट है। सो दिस बेसिकली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। तो मैं यहां लिख देती हूं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, it helps in the transportation of substances between cytoplasm and न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चमक गया चमक गया चमक गया सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर अपन यहां पर एक रफली न्यूक्लियस बनाए, ठीक है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इज रिच इन, इट इज रिच इन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? वो एंजाइम्स जो कि डीएनए से आरएनए बनाने के काम में आते हैं, वो एंजाइम जो डीएनए से डीएनए बनाने के काम में आते हैं। सो इट इज एक्सट्रीमली रिच इन ऑल द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरा, इट इज रिच इन बाइवेलेंट आयंस लाइक मैग्नीशियम, मैंगनीज। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज द activator of enzymes, they act as the activator of the enzymes। ठीक है, सो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है बेसिकली इट इज एक्सट्रीमली रिच इन एंजाइम्स एंड इट इज ऑल्सो रिच इन आयंस। और ये आयंस बेसिकली क्या काम करते हैं? ये आयंस बेसिकली एंजाइम्स के एक्टिवेटर के जैसा काम करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इट consists of nucleolus and it consists of chromatin material। इसी के अंदर क्या सस्पेंडेड है? न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और क्रोमैटिन मटेरियल भी यहां पर प्रेजेंट होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अवनी, क्रिश, सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक और चीज यहां पर अगर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? इट इज इटसेल्फ ट्रांसपेरेंट कोलॉइडल मटेरियल। ठीक है, ये खुद भी एक ट्रांसपेरेंट कोलॉइडल मटेरियल है। ठीक, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहती हूं कि हो सकता है आज मेरी क्लास स्लाइटली थोड़ी सी मैं टाइम ले लूं, है ना। 5:15 जनरली मेरी क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, पर हो सकता है मैं 5:30 5:35 तक आज क्लास ले लूं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी फिजिक्स की क्लास जो है बच्चों वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स डिलेड स्टार्ट होगी। आपको प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आज ये टॉपिक अपन यहाँ खत्म कर दें, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियोलस की। सो न्यूक्लियोलस जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। अवनी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू सो मच। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the formation of rRNA। ये राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अगर अपन स्ट्रक्चर को देखें
तो ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब ट्रू बायो मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियोलस की मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरीके से हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ये बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर्स से बनी हुई है। इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर्स से बनी हुई है। इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली ऑफ आरआरएनए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको जनरली पार्स अमोर्फा कहा जाता है। इतना डिटेल आपसे कोई नहीं पूछेगा, अगर लिखना चाहो तो बस लिख सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी आपसे ये कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। इसके पास वो सारी चीजें हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। ये वही राइबोसोमल आरएनए है जो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, इसका बड़ा यूनिट जो है वो मेम्ब्रेन से अटैच होगा और छोटा वाला सब यूनिट जो है वो एमआरएनए से अटैच होगा। ठीक, बाकी ये पार्स अमोर्फा क्रोमैटिन फाइबर्स इसके ऊपर से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा और बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, निसेल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं ना बेटा, वो आपके नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल में, ये नर्व सेल है, हमेशा नर्व सेल के लिए ये पार्ट याद रखना। सो दिस इज द साइटोन पार्ट एंड दिस इज द एक्सॉन। तो ये जो साइटोन पार्ट होता है, यहाँ पर सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज निसेल्स ग्रैन्यूल। These Nissls granule are modification of your rough endoplasmic reticulum और ये basically protein synthesis के लिए responsible हैं। ठीक है, The spire clear है? अब आते हैं सबसे important part, that is chromatin fibers। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, यहां से क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है और सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो बस इस पार्ट पे ध्यान लगा लो। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद सेल का अध्याय जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये हमेशा इस तरह से उलझे हुए धागों के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इफ इट इज अ नॉन डिवाइडिंग सेल, इट हैज एग्जिटेड द सेल साइकिल और इट इज नॉट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, किसी भी तरीके से अगर कोई सेल नॉन डिवाइडिंग है तो इसी तरह से ये क्रोमैटिन फाइबर्स आपको मिलेंगे। ओनली एट द टाइम ऑफ डिवीजन, only at the time of division the condensation happens and you see the chromosome like this। ठीक है, otherwise in non dividing cell, नॉन डिवाइडिंग सेल या फिर इंटरफेज में भी अगर अपन देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। इट इज सीन इन केस ऑफ डिवीजन फेज, है ना। प्रोफेज के अंदर आपको कंडेंसेशन कंप्लीट मिलता है, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो अपन ये उलझे हुए धागे और सुलझे हुए धागे दोनों की ही स्टडी को काफी डिटेल तरीके से करेंगे। ये जितने भी नोट्स हैं, डिस्क्लेमर, जितने भी नोट्स हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर ये ट्रूमैन बेस्ड है या फिर ये कैम्बल बेस्ड है। तो इन सबका मिक्सचर है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं। ठीक है, अवनी क्या हो गया बेटा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली तूने। अच्छा, सबसे पहले एक बार अपन देखें, अपने पास स्लाइड्स पूरी हैं, स्लाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, चलो। तो अगर अपन क्रोमैटिन फाइबर्स को स्टेन करें, है ना, अगर अपन सेल को स्टेन कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्टेन कर कर अगर देख रहे हैं, तो अपन ने जब क्रोमैटिन फाइबर्स को भी स्ट्रेन करा तो अपने को दो टाइप की स्टेनिंग पैटर्न्स पे फाइबर्स दिखते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्रोमैटिन फाइबर्स जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है
वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये कैसे पता चला? इनको स्टेन कर कर पता चला। तो पहली वेराइटी है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरी वेराइटी है, पहली वेराइटी है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरी वेराइटी है यूक्रोमैटिन। ओके, एस्पायर, the problem is from my end. I don't know, I am not able to upload the notes, but I am constantly sharing all the notes on Telegram channel. I think the channel link has been pinned here, so you can always, हाँ आज एक चैप्टर तो खत्म। हाँ माय बैड, मैं आपको रीजन ही बता रही हूँ द एस्पायर, मेरी बात तो सुनो पूरी अच्छे से। The issue is from my end. I don't know why I am not able to upload. मैं upload करती हूँ तो वो uploading fail आ जाता है। So I'm constantly sharing all the notes on Telegram channel. Telegram channel का जो link है वो यहाँ पर चार्ट में pinned है, ठीक है ना? और अगर अभी पिन आपको नहीं मिल रहा है, आई थिंक होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डेफिनेटली, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी तो इसी लाइव चैट में मैं उसको सेंड कर दूंगी, या कमेंट बॉक्स सेक्शन में मैं उसको सेंड कर दूंगी, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, और आई विल ट्राई कि मैं आज गूगल ड्राइव पे जो आपके पास है उसके ऊपर भी मैं सारे नोट्स एक बार शेयर कर दूं, ठीक है? तो आप उतना टेंशन मत लो, मिल गया आपको तो आप वहां पर डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द चैनल। ओके, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो है दिस इज ऑलवेज जब हम इसको स्टेन करते हैं, सो दिस इज ऑलवेज डार्कली स्टेन, और यूक्रोमैटिन जो होता है इट इज ऑलवेज लाइटली स्टेन, है ना? तो दो तरह के स्टेनिंग पैटर्न्स हमको न्यूक्लियस के अंदर दिखते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने क्रोमैटिन फाइबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रो, और इसके ऊपर एनएससी जेएस में क्वेश्चन आया है, ठीक है? हेट्रोक्रोमैटिन वो फाइबर्स है विच आर इनएक्टिव, that means they do not participate in the process of transcription. They do not participate in the process of transcription, whereas euchromatin वो fibers हैं which are participating in transcription, ठीक है? That means metabolically active जो fibers हैं वो euchromatin है, और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जो फाइबर्स हैं वो हेट्रोक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से जो आरएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट नहीं लेता है, वेयर एज यूक्रोमैटिन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये लाइटली स्टेन्ड होता है और इसीलिए ये डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है? हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फाइबर्स है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि out of the two fibers which of the fiber is involved in the process of transcription, so it is always euchromatin, और यूक्रोमैटिन जो है वो हमेशा कैसे होंगे? ये हमेशा लाइटली स्टेन्ड होंगे, ठीक? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है? अब हेट्रोक्रोमैटिन के भी ना बच्चों दो टाइप्स होते हैं, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट अगर हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हेट्रोक्रोमैटिन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगा, ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, वेयर एज फैकल्टेटिव जो है ये कुछ पार्ट इसका कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट ले लेगा, अदरवाइज ये भी पार्ट नहीं लेगा, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन मैं रिपीट कर देती हूं, ठीक है? फैकल्टेटिव में लिख लो एक्टिव फॉर वेरी लेस टाइम, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन मैं यहां लिख देती हूं अपनी। ट्रांसक्रिप्शन इज
DNA to RNA, this is called as ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमैटिन या कॉन्स्टिट्यूटिव हीट्रोक्रोमैटिन के ऊपर बच्चों आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि हीट्रोक्रोमैटिन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना? ये पूछा नहीं गया, इनफैक्ट ये ट्रूमैन में भी नहीं दिया गया है। बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अबाउट फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमैटिन, दैट वाज अबाउट बार बॉडी, दैट वाज अबाउट बार बॉडी। तो बार बॉडी के केस में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब इसमें से वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज एक्टिव, एक एक्स क्रोमोसोम तो एक्टिव होता है, ठीक है, बट दूसरा ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये काम नहीं करता एंड इट इज सीन एज डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, इट इज सीन एज अ डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। सो दिस एक्स was active for very less period of time, therefore it is called as हीट्रोक्रोमैटिन। और कौन सा हीट्रोक्रोमैटिन है ये? फैकल्टेटिव हीट्रोक्रोमैटिन है। तो बार बॉडी का क्वेश्चन एक बार NECJS में पूछा था कि बार बॉडी के केस में क्या होता है। सो वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम बिकम्स इनएक्टिव एंड इट इज जनरली सीन एज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी, सो दैट इज कॉल्ड एज बार बॉडी। ठीक है, तो एक एक्स एक्टिव रहता है, दूसरा एक्स जो है वो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज बार बॉडी। यहां तक बात समझ में आ गई? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, तो आई थिंक ये हीट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस शो करता है, इफ द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, तो अब क्या होगा? The condensation will take place and instead of the chromatin fibers, now we will see a condensed structure which is called as the chromosome. अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। So this is the structure of chromosome, right? So this is the constricted part. So this constriction is called as what? It is called as the primary constriction. This constriction is called as the primary constriction, and this primary constriction is also referred to as the सेंट्रोमियर। इसको क्या कहा जाता है? इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द पेलिकल। इसको क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पर यहां पर प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट है। दिस प्रोटीन डिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इस तरीके से थ्रेड्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा। दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा। अब ये जो क्रोमोनिमेटा है बच्चों, ये 2 तरीके से, क्रोमोनिमेटा को आप बेसिकली डीएनए थ्रेड भी बोल सकते हो। इसी का स्ट्रक्चर मैं एकदम आपको खोल कर पढ़ाऊंगी। ठीक, अब ये जो क्रोमोनिमेटा है ना बच्चों, ये या तो इस तरह से अरेंज्ड होगा, मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, इट कुड बी ईदर पैरेलल और इट कुड बी नॉन पैरेलल। ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोनिमेटा है या डीएनए थ्रेड है, या तो वो पैरेलल अरेंजमेंट शो करेगी या फिर वो नॉन पैरेलल अरेंजमेंट शो करेगी। अगर वो पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है बच्चों, देन इट इज कॉल्ड एज पैरानिमिक, और अगर वो नॉन पैरेलल अरेंजमेंट शो करती है देन इट इज कॉल्ड एज प्लैक्टोनिमिक। आउट ऑफ पैरानिमिक और प्लैक्टोनिमिक
ओनली वन टाइप विल बी प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, किसी एक क्रोमोसोम के अंदर या तो क्रोमोनिमेटा पैरानिमिक होगा या क्रोमोनिमेटा प्लैक्टोनिमिक होगा। क्या मेरी बात यहां तक आप सबको समझ में आ रही है या आप सब सो चुके हैं? क्योंकि आप ना बत्तियां जला रहे हैं ना सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या मैं लाइव ऑडियंस को पढ़ा रही हूं या मैं सोती हुई जनता को पढ़ा रही हूं? कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज मेरे से कंफर्म कर लो बच्चों। मैं रुक गई हूं आपके लिए 5 मिनट। कृष की लाइट जल गई, समझ आ रहा है? मानवी उपाध्याय 7C4, ओके। व्हेन इज द क्लास ऑफ सेल डिवीजन? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से सेल डिवीजन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। नाउ इन फ्यू क्रोमोसोम्स a part shows a constriction like this, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, सब में नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर, रिपीट करूं, द साइट वेयर द क्रोमोसोम शोज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहां पर दो प्रोटीन के डिस्क्स प्रेजेंट है, दैट इज काइनेटोकोर। ये वो पार्ट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। कृष क्लियर हो गया? कृष ये बात क्लियर है? ठीक। अब कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरीके से एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी देखने के लिए मिलता है, कुछ में, सब में नहीं, ठीक है। एंड द पार्ट अबव दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज NOR। इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट क्रोमोसोम इज रिगार्डेड एज NOR। NOR स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। एंड ऐसा क्रोमोसोम जिसमें ये NOR प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है तो यहीं पर पूछ लो बेटा, क्योंकि चीजें थोड़ी सी अब यहां से कॉम्प्लिकेट होने लग जाएंगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पूरा डायग्राम एक बार वापस से रिपीट कर दूंगी, पर स्पेसिफिकली अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप पहले मेरे से पूछ लो, ठीक है। ह्यूमंस के केस में सैट क्रोमोसोम के नंबर आप लिख सकते हो। ह्यूमंस के केस में सैट क्रोमोसोम के नंबर्स आप लिख सकते हो 13, 14, 15, 21 एंड 22। तो ये हमारे केस में सैट क्रोमोसोम्स है। एंड दिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन इज बेसिकली हेल्पफुल इन सेल डिवीजन प्रोसेस। ये सेल डिवीजन प्रोसेस में हमको मदद करेगा। सैट क्रोमोसोम बेटा वो क्रोमोसोम्स है जिनके पास ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है और जिनके पास NOR रीजन प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जिन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ह्यूमंस के केस में सैट क्रोमोसोम्स होते हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम्स आर those chromosomes which have secondary constriction। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मैं एक बार स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूं ताकि आपका जल्दी से एक रिवीजन हो जाए। ध्यान से सुनो। यस मानवी, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ सेल। आज तो सेल खत्म करना ही करना है मुझे। सो दिस इज द कंडेंस्ड क्रोमोसोम। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द पेलिकल। इट इज फिल्ड विद क्रोमोप्लाज्म। द पॉइंट वेयर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट, वो पॉइंट जहां पे क्रोमैटिड थ्रेड जो है वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड है, दैट इज द साइट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दैट इज द साइट where kinetopores are present. They are the protein discs through to which the spindle fibers would be attached, right? Now inside the chromosome there are DNA threads which are called as chromonemata. अब ये chromonemata parallelly arranged हो सकता है या it could be non parallel।
अगर पैरेलल है इट इज कॉल्ड एज पैरानिमिक, और अगर ये नॉन पैरेलल है तो इट इज कॉल्ड एज प्लैक्टोनिमिक। किसी एक क्रोमोसोम में या तो पैरानिमिक अरेंजमेंट होगा या प्लैक्टोनिमिक, दोनों एक साथ एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। Now in few chromosomes a secondary constriction is present. The area above the secondary constriction is called as NOR, that is nucleolar organizing region, and the chromosomes which have NOR are called as SAT chromosomes. Humans के केस में 13, 14, 15, 21 and 22 are SAT chromosomes. Okay, क्रिश को समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इस क्रोमोनिमेटा के स्ट्रक्चर को है ना जूम करके देखें, है ना, जैसे मोबाइल में अपन ऐसे जूम करते हैं, तो एग्जैक्टली अगर इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो आपको इस तरह से कुछ बीड्स देखने के लिए मिलेंगी, एंड दिस बीड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इस बीड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, और इसी न्यूक्लियोसोम को अब अपन एनलार्ज कर देखेंगे। यहां तक सब समझ में आ गया है? यहां तक कोई डाउट है? अवनी, निलय कहां चले गए हो? क्रिश के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा है अभी? अब अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? अब अपन न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? नो डाउट, ओके। मानवी, हाँ बेटा, लास्ट क्लास है सेल की ये, ठीक। अब न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अब अपने पास क्या प्रेजेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ, सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब यहां पर जो क्रोमोसोम है वो बना हुआ है डीएनए प्लस प्रोटीन का। अब यहां पर ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है बच्चों, ये एक बेसिक प्रोटीन है। ये कैसा प्रोटीन है? ये एक बेसिक प्रोटीन है, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। और इस हिस्टोन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अब आपको एक चीज डेफिनेटली पता होगी, सुमित क्या बोल रहा है? नहीं, इसके बाद टिश्यू नहीं होगा बेटा, इसके बाद मैं सेल डिवीजन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इसके बाद सेल डिवीजन होगा। अब डीएनए जो है वो बहुत लंबे लंबे धागे हैं, है ना, दे आर एक्सट्रीमली लॉन्ग थ्रेड्स। आप सब सकरात पर पतंग उड़ाते हो ना, है ना, सकरात पर पतंग उड़ाते हो तो आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? पतंग उड़ाने के लिए आपके पास एक डोर प्रेजेंट है जिसको आप मांझा बोलते हो, हमारे यहाँ तो उसको मांझा बोलते हैं, मंजा बोलते हैं, ठीक है। जिससे पेच लड़ाते काटते वो मंजा होता है, और उसके पीछे एक व्हाइट कलर का धागा होता है जिसको हम लोग सद्दा बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं। तो अपने पास मंजा है और अपने पास सद्दा है, और अपन पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। अब सोचो, इतने लंबे लंबे धागे अगर आप ऐसे पतंग उड़ाओगे तो ये सारे धागे क्या होंगे? उलझ जाएंगे। तो इनको सुलझा के रखने के लिए आप क्या करते हो? आपके पास एक चरखी होती है, रील बोलते हो जिसे आप, तो उसके ऊपर आप इन धागों को क्या करते हो? प्रॉपर्ली रैप कर देते हो। आप पतंग उड़ाते हो, दूसरा जना चरखी को ऐसे पकड़ लेता है और धागे आराम से सुलझे हुए रहते हैं। पतंग जब कट जाती है आपकी, तो आप जब धागा नीचे खींचते हो तो जिस स्पीड से आप धागा खींच रहे हो उससे डबल स्पीड से जो चरखा पकड़े हुए वो धागे को उसमें रोल करता है, ताकि मंजा और सद्दा आपस में उलझ ना जाए। तो अगर आप मंजे और सद्दे को इतने ध्यान से रख रहे हो तो आप सोचो कि अगर डीएनए जो है वो इतने लंबे लंबे धागे हैं कि वो आपके न्यूक्लियस के अंदर कैसे इतनी प्रॉपरली फिट इन रहते हैं। सो वहां पर भी एक चरखा प्रेजेंट है, एक रील प्रेजेंट है, एंड दैट इज बेसिकली योर हिस्टोन प्रोटीन। तो उस हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए जो है वो प्रॉपरली रैप अराउंड रहता है, इसीलिए आराम से वो न्यूक्लियस के अंदर फिट इन हो जाता है। इतने लॉन्ग थ्रेड्स इतने आराम से इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट इन हो जाते हैं, क्योंकि वो धागे जो हैं वो एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड अराउंड होते हैं, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई? तो आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है वो धागे की रील है और जो धागे हैं वो डीएनए है। आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपकी पतंग उड़ाने वाली चरखी है और वो जो धागे हैं मंजा और सद्दा है वो आपके डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं। डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, या हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या बनाता है, एक ऑक्टामर बनाता है। कैसे बनाता है वो ही चीज मैं आपको बताऊंगी। और यही जो आपको ये गोल गुम्माटे यहां पर दिख रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसी का एनलार्ज व्यू में आपको बता रही हूं। अपन जूम इन करते जा रहे हैं सारी चीजों को। तो अब यहां पर हिस्टोन का ऑक्टामर समझेंगे और उस हिस्टोन के ऑक्टामर पे डीएनए कैसे रैप्ड अराउंड होता है उसको अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके। हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को रैप अराउंड करता है ताकि इतना लंबा डीएनए का थ्रेड जो है वो प्रॉपरली आपके न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए। अब हिस्टोन का ऑक्टामर समझते हैं। ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो कैसे प्रेजेंट होंगे, यहां ध्यान से देखो। अब मुझे लाइन बोलते हुए ना हंसी आती है, यहां ध्यान से देखो। चलो देख लो अब ध्यान से। तो इस तरह से ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। लेट अस नेम इट। दिस इज H2A, H2B, H3, H4। तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट है। ऑक्टामर कैसे बनेगा? ऑक्टामर करने के लिए ये पीछे भी प्रेजेंट है, ये भी पीछे प्रेजेंट है, ये भी पीछे प्रेजेंट है और ये भी पीछे प्रेजेंट है। तो H2O के, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2 हो गए 8। सो दिस फॉर्म्स द ऑक्टामर। ये क्या बनाएगा? हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर बनाएगा। ठीक है, नेट चार्ज बेटा इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉर्मेशन किससे होता है? हिस्टोन का फॉर्मेशन किससे होता है? हिस्टोन इज बेसिकली रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। लिख दूं मैं, इट इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, व्हाट इज इंटरकनेक्टेड? आपस में जुड़े हुए हैं। ये कैसे आपस में स्टेबल रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखो यहां पर, दिस इज H2A, this is H2B, this is H3, this is H4। ठीक है, 4 पीछे भी प्रेजेंट है तो ये ऑक्टामर बन गया। अब यहां देखो, अब यहां पर डीएनए आता है। सो दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कमिंग, रैपिंग अराउंड हिस्टोन एंड एग्जिटिंग फ्रॉम हियर। अब जैसे ही ये यहां पर एग्जिट करेगा, यहां पर एक और ऑक्टामर प्रेजेंट होगा। यहां पर ऐसा एक और ऑक्टामर प्रेजेंट होगा एंड द डीएनए विल देन wrap around this and it will exit from here. So this is how the DNA is wrapped in octamer of histone protein and this is the structure. अब यहां पर 2-4 बातें हैं, उसको अपन ध्यान से देखेंगे। यहां पर ऊपर ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन से स्लिप ना हो जाए तो इसके ऊपर एक और हिस्टोन प्रोटीन होता है which is called as H1, but this H1 is not a part of octamer। ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए प्रेजेंट है ताकि डीएनए जो है वो प्रॉपरली रैप हो जाए। इट शुड नॉट स्लिप फ्रॉम द ऑक्टामर। सो दिस इज H1। तो ये हो गया H2A, H2B, H3 एंड H4। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो मैं थ्रेड हाँ, यहां से सपोज ये ऑक्टामर है एंड ये मेरा डीएनए है। दिस इज 1 ऑक्टामर। अब डीएनए जो है
ये कितना टर्न लेगा इस एक ऑक्टामर पे? इट विल टेक 1/3/4 टर्न और फिर ये एग्जिट कर जाएगा। 1/3/4 का मतलब, ये मेरे पास थोड़ा मोटा है, पतला धागा देखती हूं मैं, एक सेकेंड दो मुझे, बहुत सारे तार हैं। चलो ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्टामर, दिस इज माय डीएनए का स्ट्रैंड। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज 1 कंप्लीट टर्न, ठीक है। अगर मैं इसको यहां तक लेकर आऊंगी तो ये हाफ टर्न होगा, ठीक है। अब पीछे देखो, ये यहां पर 1/2 हुआ। सो ऑलमोस्ट यहां पर 3/4 टर्न तक आते ही ये एग्जिट हो जाएगा एंड देन इट विल रैप अराउंड 1 अदर ऑक्टामर। तो डीएनए जो है वो ऑक्टामर का 1/3/4 टर्न लेता है और फिर एग्जिट कर जाता है एंड इट रैप्स अराउंड सम अदर ऑक्टामर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब डीएनए देखो, 1 part of the DNA is wrapped around the octamer and 1 part of the DNA is present between the octamer। तो ये वाला डीएनए जो है इसको बोला जाता है कोर डीएनए और ये वाला डीएनए जो है इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? कोर डीएनए, तो इस वाले डीएनए को भी क्या बोलेंगे? कोर डीएनए। इस वाले डीएनए को क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। क्लियर? क्लियर? मानवी क्लियर है? अवनी, नरुतो, सुमित, निलय क्लियर है? कोई डाउट है? कोर डीएनए जो होता है इसके पास 146 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और जो लिंकर डीएनए होता है उसके पास अराउंड 60 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? 1/3/4 टर्न समझ में आ गया? 1/3/4 में कोई डाउट नहीं है, इसको 1.75 टर्न भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, अगर क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। सो मेरे से स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि मैम हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो ये होता है हिस्टोन प्रोटीन जिसके चारों तरफ डीएनए जो होता है वो रैप्ड अराउंड होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक। अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, लास्ट पार्ट, शेप ऑफ क्रोमोसोम। Shape of chromosome, the chromosome could be metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, and this shape is on the basis of location of सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की लोकेशन के हिसाब से क्रोमोसोम्स जो हैं वो 4 शेप में प्रेजेंट होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मेटासेंट्रिक में क्या होता है ध्यान से देखो, लास्ट सेल, लास्ट टाइम ध्यान से देखो, इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, यहां पर सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन सेंटर, सो इस क्रोमोसोम को बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक। अब जब अपन सेल डिवीजन में इसको देखेंगे बच्चों, सेल डिवीजन में जब अपन इसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से। सो इस शेप को बोला जाता है वी शेप। तो अगर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है तो उसकी शेप कैसी होगी? वी शेप होगी, बराबर होएगा, ठीक है। तो ये बराबर आपको दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर है और ये इसकी आर्म्स है। सो दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, राइट, जहां पर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट है एंड द शेप ऑफ बोथ द साइज ऑफ बोथ द आर्म्स इज सेम। क्लियर? ओके, क्या आप बोल रहे हो? एक सेकंड में चार्ट चेक करती हूं। मैम सेल डिवीजन में क्रोमोसोम में कुछ चेंज आता है क्या? नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा क्रोमोसोम में, ठीक है, देयर वुड बी नो चेंज, है ना। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक देखो,
मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आर्म्स जो है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट ऐसे क्रोमोसोम को अपन सेल डिवीजन के टाइम पर देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसे शेप को अपन एल शेप बोलेंगे, ऐसे शेप को अपन एल शेप बोलेंगे, इस तरह से ये ऐसे हो जाए एल, है ना, ये एल बना देगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, दिख रहा है, इसमें जो है वो आर्म्स की लेंथ अलग अलग हो जाएगी स्लाइटली, तो एक आर्म स्लाइटली बड़ी, एक आर्म स्लाइटली छोटी, सो ऐसे शेप को अपन एल शेप बोलते हैं, तो वी एल। एक्रोसेंट्रिक देखो, यहां ज्यादा भेदभाव कर दिया है ना, यहां बहुत भेदभाव हो गया, तो सेंट्रोमियर इज मोर टूवर्ड्स वन आर्म, ठीक है, जिसकी वजह से आर्म की लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। सो ऐसे क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को जब अपन सेंट्रोमियर इज मोर टूवर्ड्स वन आर्म की जगह आप लिखो मोर टूवर्ड्स वन पोल, है ना, इट इज मोर टूवर्ड्स वन पोल, तो ऐसे क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक कहा जाएगा। इस क्रोमोसोम को जब अपन सेल डिवीजन के टाइम पर देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, और इस शेप को अपन जे शेप बोलेंगे, ऐसे जे, है ना, ये शेप क्या हो जाएगी, जे शेप, है ना, वो कर्सिव राइटिंग वाला जे होता है ना, ऐसा वाला, है ना, वो कॉन्वेंट स्कूल वाले जो जे बनाते हैं, तो वैसा शेप हो जाएगा। सो दिस इज वी एल एंड जे शेप। टीलोसेंट्रिक के केस में क्या होगा, टीलोसेंट्रिक के केस में सेंट्रोमियर ने बिल्कुल ही भेदभाव करते हुए इज कंप्लीटली एट द टिप, सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टिप पर चला गया, सो दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। और ऐसे क्रोमोसोम को जब हम सेल डिवीजन के टाइम पर देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसे शेप को हम बोलते हैं आई शेप, ऐसे शेप को हम बोलते हैं आई शेप। तो वी एल जे आई, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है, आई शेप ऐसा, ठीक, क्लियर। हाँ तो सही है, जे ऐसे ही लिखते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल वाले जे, है ना, अपन तो ऐसे देसी वाले लोग तो ऐसे लिख देते हैं जे, है ना, पर वो ऐसे लिखते हैं ऐसे टूं करता हुआ कर्सिव राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन होगा, तो यहां पर बहुत ही खुशी के साथ मैं ये घोषणा करना चाहती हूं कि सेल चैप्टर का पूरा अध्याय अपन बहुत डिटेल में खत्म कर चुके हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि NSE-JS में इसके बियॉन्ड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रॉपरली 11th NCERT रीड कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आप जो रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़िए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप MTG के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंटरनेट से क्वेश्चंस उठा सकते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब जिन भी क्वेश्चंस पे अटकते हो उसकी थ्योरी को वापस से देखना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त अलार्म लगा के क्वेश्चंस करो कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ। कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताना, अपन उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ELP1 ELP2 जो कि अपन उसी दिन डिस्कस करेंगे, साथ में PYQs अपन जरूर लेंगे और देखते हैं अपन कितना स्कोर कर पाते हैं, तो वो पूरा डिस्कशन होगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अगर टाइम ने परमिट किया तो अपन डेफिनेटली सेल डिवीजन का चैप्टर यहां पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। 12 लेक्चर्स के बाद अमृत हाथ लगा, हाँ दिवाली मना लो भैया, बल्ब लाइट सब जला लो,
अमृत हाथ लग गया बेटा, अभी कहाँ, अभी तो मंथन शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ एक स्ट्रिंग खींची है अपन ने। अमृत तब प्राप्त होगा जब हम IJSO के लिए इंटरनेशनल जाएंगे, उसे मानेंगे अमृत। अभी तो क्या है, मंथन का बिल्कुल क्या बोलते हैं, आगाज हुआ है, अभी तो बहुत लंबा अपने को सफर तय करना है। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अपन डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। सबसे पहली चीज जैसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे अपन डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो थे वो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, बट दे वर इनगल्फ्ड बाय सम अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स वर कंसिडर्ड टू बी व्हाट, दे वर कंसिडर्ड टू बी यूकैरियोटिक सेल्स, और उसके बाद से वो यूकैरियोटिक सेल में आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सो दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोसिम्बाइन थ्योरी। इस एंडोसिम्बाइन थ्योरी को अपन डेफिनेटली डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास शेड्यूल हो जाएगी। Yes, Manvi, there is a question practice video that we will conduct in the next class. So today is Tuesday. Thursday को जो क्लास होगी उसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, कंसेप्चुअली कैसे आगे मूव करना है, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जितने भी PYQs इकट्ठा कर पाऊं सेल चैप्टर के फ्रॉम NSE-JS एंड ऑल्सो फ्रॉम स्टेज 1 ऑफ बायोलॉजी ओलंपियाड, उनको अपन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैम्बल के कितने चैप्टर मस्ट है बेटा, अपन कैम्बल पूरी ही पढ़नी मस्ट है, बट NSE-JS के लिए अभी आप इतना लोड मत लो अपने ऊपर। आई विल गिव यू ऑल द नोट्स, है ना, जितने भी अपन ये डिटेल्ड इतने नोट्स मैं आपको बना रही हूँ, ये कैम्बल से ट्रूमैन से ही इंस्पायर्ड है बेटा, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस, ELP सॉल्यूशन, PYQs, और अगर टाइम ने परमिट किया तो सेल डिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, और अगर टाइम ने परमिट नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास से सेल डिवीजन डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे फिट, लेट्स क्रैक इट।